Radhe Radhe everyone, welcome to Shweta's Biowords. In last video we studied packaging of DNA into our cell. In this video we will start with what is the genetic material. इसके लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे उनके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो कि हमारे ग्रिफिथ साहब ने किया था 1928 में। इस वक्त पे क्या था कि अलग अलग साइंटिस्ट के बीच में ये रेस चल रहा था कि कौन प्रूव करता है कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में है क्या। रेस में हमारे दो चीजें थी, सबसे पहला डीएनए और दूसरा था हमारा प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन में से एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके बीच में कंफ्यूजन था। तो हम यहाँ पे ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1928 में किया था उन्होंने माइस एंड स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया के साथ में। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बैक्टीरिया जो उन्होंने लिया था उसके दो स्ट्रेन्स थे हमारे, एस स्ट्रेन यानी कि स्मूथ स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन दैट इज रफ स्ट्रेन। जो हमारा स्मूथ स्ट्रेन था उसमें क्या था कि पॉलीसैकेराइड की कोटिंग बन रही थी बैक्टीरिया के ऊपर। इफ दिस इज अ बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस या फिर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग बन रही थी, जिसकी वजह से ये जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने जाता था तो उस ऑर्गेनिज्म का जो एंटीबॉडीज है वो इसको किल नहीं कर पाता था। दैट्स व्हाई इट बिकेम वायरुलेंट। वायरुलेंट यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने वाला, जो ऑर्गेनिज्म को या होस्ट को इन्फेक्शन कॉज करे। दूसरा स्ट्रेन उन्होंने आर स्ट्रेन लिया था। उस आर स्ट्रेन में क्या था कि क्योंकि उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कोटिंग प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि ये इस तरह से रफ हमारा आर स्ट्रेन प्रेजेंट था, इसके ऊपर कोई भी पॉलीसैकेराइड की कोटिंग या म्यूकस की कोटिंग नहीं प्रेजेंट थी, तो ये अगर होस्ट में एंटर करता था तो होस्ट के एंटीबॉडीज इसको किल कर देते थे। दैट्स व्हाई इट बिकेम नॉन वायरुलेंट। तो उन्होंने दो स्ट्रेन्स लिए थे, एस एंड आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो था वो हमारा नॉन वायरुलेंट था एंड एस स्ट्रेन जो था ये हमारा वायरुलेंट था। क्लियर है? इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसमें इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। सबसे पहले एस स्ट्रेन यानी कि वायरुलेंट नेचर वाला। तो अगर वायरुलेंट नेचर है तो माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया जाएगा तो माइस को इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से माइस जो था ये हमारा डेड हो गया। ठीक है, जब इसके हार्ट सेल्स से निकाला गया स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के सेल्स को तो देखा गया कि एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था जो हमने इंजेक्ट किया था वो लिविंग कंडीशन में था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को जब इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट नेचर का था, इन्होंने देखा कि माइस हमारा लिविंग है। ठीक है, उसके हार्ट से जो हमारे सेल्स मिले थे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के वो हमारे डेड हो गए थे। क्यों? क्योंकि माइस का जो एंटीबॉडीज था उसने उस आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के सेल्स को किल कर दिया था। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, हीट किलिंग की, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हीट किल करके इतना वीक बना देना कि उसकी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। तो इन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किल किया और उसके बाद इसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस हमारा देखा गया कि लिविंग था। क्यों? क्योंकि हमारा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि हीट किल किया गया था वो पहले से ही कमजोर था, इस वजह से उसने इन्फेक्शन कॉज नहीं किया माइस में। ठीक है, सो माइस वाज लिविंग। फिर इन्होंने क्या सोचा कि अगर हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हमारा इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा और आर स्ट्रेन जो है वो भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा, तो इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को मिला दिया और फिर उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। जब उसको उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस हमारा डेड हो गया। होना क्या चाहिए था आइडियल कंडीशंस में कि वो लिविंग होना चाहिए था, लेकिन वो डेड हो गया। और जब उसके हार्ट से स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बैक्टीरिया के सेल्स को निकाला गया तो देखा गया कि वहां पे एस स्ट्रेन का लिविंग, ठीक है, एस स्ट्रेन का लिविंग बैक्टीरिया वहां से ऑब्टेन किया गया। एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन ये था कि हमारे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि ऑलरेडी हीट किल्ड थे वो क्या कर रहे हैं कि अपने डीएनए को, ठीक है,
अपने डीएनए को, इन्होंने टर्म डीएनए नहीं दिया था, ये हम यूज कर रहे हैं, इन्होंने अपने डीएनए को आर स्ट्रेन के अंदर भेज दिया, ये आर स्ट्रेन के अंदर चला गया और जैसे ही एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन के अंदर गया तो वो हमारा पॉलीसैकेराइड की कोटिंग बनाने लग गया अपने ऊपर, और जैसे ही इसने अपने ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग बना ली तो हमारा आर स्ट्रेन जो था वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब जैसे ही एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म होगा ये वायरोलेंट नेचर का हो जाएगा और ये वायरोलेंट नेचर वाला जो बैक्टीरिया है ये हमारा माइस को किल कर देता है। इस वजह से माइस की डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि माइस के जब हार्ट सेल से निकाला गया हमारे बैक्टीरियाज को तो देखा गया कि उसमें आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन अलग अलग नहीं बल्कि सारे के सारे एस स्ट्रेन के बैक्टीरियाज मिले थे। ठीक है, तो एस स्ट्रेन कैसे बन गया? हमने तो आर स्ट्रेन डाला था ना एंड हीट के लिए एस स्ट्रेन, तो हुआ यही था कि एस स्ट्रेन के जितने भी हमारे बैक्टीरियाज थे उन्होंने अपना कोई एक चीज आर स्ट्रेन के अंदर भेज दिया, एंटर करा दिया, जिसकी वजह से वो एस स्ट्रेन बन गया, आर स्ट्रेन भी, और हमारा माइस को किल कर दिया। ठीक है, सो इन्होंने डीएनए जो कि ये हमारा चेंज करने वाला सब्सटेंस है, इन्होंने डीएनए को डीएनए ना बोल करके इन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसीलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारे ग्रिफिथ का, इसको हमने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद हमारे सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए 3 लोगों का नाम आता है, एवरी, मैकलेऑड एंड मैकार्टी। इन 3 लोगों ने मिलकर के ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन था उसको किया। दैट मीन्स जिस सब्सटेंस को उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल करके छोड़ दिया था उसका इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, यानी कि वो एक्चुअल में है क्या, डीएनए है, प्रोटीन है या आरएनए है, इस बात का पता लगाया इन लोगों ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेस में 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को रखे थे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए। इन्होंने बोला कि हम बारी बारी से क्या करेंगे कि हम एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में इन सब्सटेंसेस को, इन मॉलिक्यूल्स को जाने देंगे और फिर उनका डाइजेशन करेंगे, और जिसके ना जाने की वजह से ये एस स्ट्रेन का कन्वर्जन रुक जाएगा वही हमारा एक्चुअल में जेनेटिक मटीरियल होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम एस स्ट्रेन में से सबसे पहले इसमें भेजेंगे आरएनए को। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल की बात की जो कि हमारा प्रोटीन था, और सबसे आखिरी में इन्होंने बोला डीएनए। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारा आरएनए के जाने से अगर कन्वर्जन हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम आरएनए को डाइजेस्ट करा देंगे। अगर इसके नहीं जाने की वजह से ये कन्वर्जन रुक जाएगा, दैट मीन्स इट इज द जेनेटिक मटीरियल। सिमिलरली अगर प्रोटीन की वजह से हो रहा होगा कन्वर्जन और प्रोटीन को हम रोक देंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देंगे एंजाइम से और वो नहीं पहुंचेगा तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। दैट मीन्स प्रोटीन इज द जेनेटिक मटीरियल एंड सिमिलर विद डीएनए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरएनए को आरएनएज एंजाइम से डाइजेस्ट करा दिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या देखा, जब हमारा आरएनएज एंजाइम से आरएनए को डाइजेस्ट करा दिया तो भी ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था, यानी कि पॉलीसैकेराइड की जो कोटिंग बन रही थी आर स्ट्रेन के ऊपर, वो कंटिन्यूअस था। दैट मीन्स कि आरएनए के अगर नहीं जाने की वजह से भी ये कंटिन्यू हो रहा है पॉलीसैकेराइड का कोटिंग सिंथेसिस, दैट मीन्स आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटीरियल। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराया प्रोटीएज से। जब प्रोटीएज से प्रोटीन को डाइजेस्ट करा दिया, फिर भी ये जो म्यूकस की कोटिंग थी, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग, ये कंटिन्यूअस बन ही रही थी। दैट मीन्स प्रोटीन इज आल्सो नॉट द जेनेटिक मटीरियल। लेकिन जब इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल को डीएनए से डाइजेस्ट कराया और जैसे ही डीएनए का जाना रुक गया, वैसे ही ये जो हमारा सिंथेसिस था म्यूकस कोटिंग का, ये भी स्टॉप हो गया। तो इस तरह से इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमारे ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल रहे थे, वो एक्चुअल में हमारा डीएनए था। इसके बाद हम हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिसको कि ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने बोला कि हम एज अ सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट जिस ऑर्गेनिज्म को लेंगे वो हमारा होगा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को लिया। अब बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ हमें 2 ही मॉलिक्यूल्स देखते हैं। ठीक है,
हमें दो ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा बाहर की कोटिंग जो कि प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, एक बाहर की कोटिंग जो कि प्रोटीन का बना होता है, और एक अंदर का डीएनए जो कि हमें पता है किसका बना होगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल का बना होगा, फॉस्फेट का। तो इन्होंने बोला कि हम क्योंकि बैक्टीरियोफेज को ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करेगा। बैक्टीरियोफेज ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, एक प्रोटीन होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन्होंने बोला कि हम जो प्रोटीन कोट है, क्योंकि वो सिस्टीन अमाइनो एसिड से बना है, दैट मीन्स सल्फर होगा उसमें प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, हम सल्फर को रेडियो एक्टिव बना देंगे, यानी कि रेडियो लेबल कर देंगे। तो इन्होंने बोला कि हम प्रोटीन में S35 मॉलिक्यूल जो होता है उसको लेंगे रेडियो एक्टिव करने के बाद, और फॉस्फेट में हम क्या करेंगे, उसको रेडियो लेबल करके P32 से रेडियो एक्टिव बना देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि दो कल्चर्स प्रिपेयर किए, एक हमारा कल्चर प्रिपेयर किया जो कि हमारा S35 का था, और दूसरा कल्चर P32 का, और दोनों में ही अलग अलग बैचेस ऑफ बैक्टीरियोफेज को डाल करके इन्होंने उसको रेडियो लेबल कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि हम सिर्फ इतना ही ट्रेस करेंगे कि जब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा बैक्टीरिया को, जब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा बैक्टीरिया को, तो इस बैक्टीरिया के अंदर एक्चुअल में इसका कौन सा मॉलिक्यूल जा रहा है, S35 जा रहा है या फिर P32 जा रहा है। अगर S35 जाएगा तो क्योंकि वो रेडियो लेबल किया हुआ है हमें पता चल जाएगा S35 गया, दैट मीन्स कि प्रोटीन वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। या फिर अगर हमारा फॉस्फेट यानी कि P32 जाता है और वो ट्रेस होता है तो हमें पता चल जाएगा कि फॉस्फेट इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं था, और इन्होंने सबसे क्लैरिटी से एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 3 स्टेप्स आते हैं हमारे। सबसे पहला आता है A, दैट इज फॉर अटैचमेंट, यानी कि जब हमारा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से जाकर के अटैच होगा, ठीक है। दूसरा होगा हमारा B, यानी कि ब्लेंडिंग। अब ये क्या करेंगे, उस अटैच्ड बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया को ब्लेंडर जार में डाल करके ब्लेंड कर देंगे, ताकि जो पार्ट अंदर चला गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर रह गया वो डिसोशिएट हो जाए, अलग हो जाए बैक्टीरिया से। और तीसरा है C, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में इन्होंने क्या बोला, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे 2 अलग अलग लेयर्स बनेंगे, एक पेलेट का और दूसरा सुपरनेटेंट का, और उसमें हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बैक्टीरिया के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है। इन्होंने जो 2 बैचेस प्रिपेयर किए थे, एक हमारा S35 का था जो कि रेडियो लेबल था प्रोटीन, एंड दूसरा हमारा P32 था, दैट मीन्स डीएनए जिसमें कि रेडियो लेबल था। तो सबसे पहले हम देखते हैं S35 वाले बैच को। इसमें हमने सबसे पहले अटैचमेंट कराया। तो जब हमारा पहला प्रोसेस अटैचमेंट का हुआ तो हमारे बैक्टीरियोफेजेस आकर के बैक्टीरिया के साथ में अटैच करेंगे, और जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन या डीएनए, उसको वो अंदर ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरिया के अंदर। देन हमने इसकी ब्लेंडिंग कराई कि अब जब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है तो ब्लेंडिंग यानी कि शेकिंग करा करके जो भी बाहर का सब्सटेंस है वो अलग हट जाए, डिसोशिएट हो जाए, इसलिए हमने ब्लेंडिंग कराई, जिसमें हमें दिख रहा है कि ये जो प्रोटीन कोट है वो अलग हो गया है और अंदर में हमारा डीएनए जा रहा है। देन हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पे हमें 2 अलग अलग यहाँ पे लेयर्स मिलते हैं। ऊपर वाला लेयर जो कि सुपरनेटेंट कहलाता है क्योंकि ये ऊपर है, और नीचे वाला लेयर जो कि भारी होता है ये हमारा पेलेट कहलाता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है पेलेट जो एरिया है बेसिकली वो बैक्टीरिया और जो भी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या प्रोटीन उसको कंटेन करेगा। तो किस वाले बैच के पेलेट में हमें रेडियो एक्टिविटी मिल रही है देखने को, ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हमने देख लिया, यहाँ पे ऊपर में सुपरनेटेंट जो कि प्रोटीन कोट अलग हो गया है और हमारा नीचे में पेलेट प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि हमारा बैच 1 में S35 किसमें प्रेजेंट था, प्रोटीन कोट में, तो अगर ये अलग हो गया तो रेडियो एक्टिविटी पेलेट में देखने को तो नहीं मिली, तो यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी इज सीन इन पेलेट, ठीक है।
नो रेडियो एक्टिविटी। दैट मीन्स कि हमारा कोई भी प्रोटीन का जो पार्ट है वो एंटर नहीं कर रहा बैक्टीरिया के अंदर। अब सेकेंड बैच हमारा P32 का है, जिसमें कि हमारा फॉस्फेट P32 प्रेजेंट है, यानी कि रेडियो लेबलिंग किसकी की गई है, वो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है। इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले ए दैट मीन्स अटैचमेंट, दूसरा हमारा ब्लेंडिंग और तीसरा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो अटैचमेंट के बाद फिर हम ब्लेंडिंग करते हैं, जिसमें कि हमारा जो भी बाहर का कंटेंट है, चाहे वो हमारा बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन हो या डीएनए हो, वो अलग हो जाता है। तो ये हमारा ब्लेंडिंग के प्रोसेस में है। और तीसरा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पे जब हमें दो लेयर्स मिलते हैं तो ऊपर वाला हमारा सुपरनेटेंट होता है और नीचे वाला हमारा पेलेट होता है। ठीक है, तो अब इस वाले सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें हमें देखना है कि रेडियो एक्टिविटी किसमें दिख रही है। पहले वाले बैच में रेडियो एक्टिविटी हमें ऊपर वाले मॉलिक्यूल में, यानी कि जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल था, इसमें दिख रहा था, क्योंकि ये S35 से लेबल्ड था। तो ये हमारा अंदर तो गया नहीं था, तो बैक्टीरिया के पास में नो रेडियो एक्टिविटी हो गई। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होगा कि हमारा ये जो रेडियो लेबलिंग थी वो की गई थी किसकी, वो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल की P32 से की गई थी रेडियो एक्टिविटी। तो इसलिए क्योंकि हमारे बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल गया है, तो हमें यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। रेडियो एक्टिविटी इज सीन। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी दिख रही है किसमें, हमें पेलेट वाले लेयर में। दैट मीन्स कि बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है वो P32 का है, क्योंकि इस बैच में हमने P32 से ही रेडियो लेबल किया था। और इस तरीके से इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, जो कि हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेकर के पास ऑन करता है। Do watch, like, share and subscribe. Thank you.